मैं अनिल कुमार दीक्षित एक बार फिर आपके सामने अपनी कहानी, एक प्रेम कहानी जो कि एक धारावाहिक है, उसकी चौथी कड़ी लेकर के एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो हम अपनी कहानी बतांग से आगे शुरू करते हैं। कई दिन बीत चुके थे। मैं हर दिन क्लास के बाद उस चेहरे को खोजने के लिए बाहर निकलता कि शायद वो मासूम सा चेहरा कहीं भीड़ में मुझे दिख जाए। पर उस दिन के बाद तो जैसे वो गायब ही हो गई थी। हम हर दिन बस मेन ब्लॉक की रिसेप्शनिस्ट को देख करके वापस लौट आते थे। अगले 5 दिन ऐसे ही बीत गए। सब पढ़ाई में व्यस्त थे। हर रात को रूम नंबर 333, जो कि मेरा कमरा था, में 1 घंटे की संसद होती थी। यहाँ पर विशाल, विकास, कैंडी, राजन अपनी दिन भर की बातों का पोस्टमार्टम करते। हम 5 लोगों का एक अच्छा ग्रुप बन गया था। लोग हमें 5 पांडव कह के बुलाने लगे थे। अब धीरे धीरे हम हॉस्टल की लाइफ के अभ्यस्त होते जा रहे थे। साजन ने तो सिगरेट पीना भी सीख लिया था और सिगरेट को अपना मित्र भी बना लिया था और कहता था कि बस एक सुट्टा लेता हूँ तो बस शायरी बाहर आने लगती थी। इस पर राम कुमार उसे उसकी आयु के घटने के विषय में बताता और इंटरनेट पर दिए हुए कुछ उदाहरणों से भी उसे अवगत कराता था। अभी अगले दिन की बात थी कि मैं क्लास खत्म करके गलियारे से गुजर रहा था। तभी मैंने कुछ देखा। हाँ, ये तो वही है, वही चेहरा, लंबे खुले हुए बाल, वही कॉलेज की ड्रेस। वो कैंपस में घूम रहे बच्चों के साथ खेल रही थी जो अभी ठीक से चलना भी नहीं सीख पाए थे। वह बच्चे उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे और वो उन बच्चों को दौड़ा रही थी। वो बच्चों के पास आती और जैसे ही बच्चे उसको पकड़ने लगते वो फिर से दूर भाग जाती। बच्चे खिलखिला के हंस पड़ते और वो भी उन बच्चों के साथ खिलखिलाने लगती। उसके पास उसके होठों के रंग का एक बैग था। मैं सामने वाले कैंपस में लगे हुए अशोक के पेड़ से उसको धीरे धीरे थाम रहा था, लेकिन वो बेपरवाह सी हो करके बस अपनी धुन में उन बच्चों के साथ ही एक बच्ची बनी हुई थी। मैं उसके पास जाना चाहता था, लेकिन मैं आज उसको खोना नहीं चाहता था। मैं हर हाल में ये जान लेना चाहता था कि उसका नाम क्या है। मैंने अपने बाल ठीक किए, अपनी निकली हुई शर्ट को ठीक से पैंट के अंदर किया और जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ तभी सामने से कुछ जाने पहचाने से चेहरे आते हुए थे। इसकी वजह से मैं तुरंत ठिठक गया। मैं पेड़ के पीछे ही छुप करके उन जाने पहचाने चेहरों के जाने का इंतजार करने लगा। उन सब के जाने के बाद मैंने देखा कि अब वहाँ तो सिर्फ बच्चे रह गए थे। मैंने चारों तरफ नज़रें घुमाई पर वहाँ उन बच्चों के अलावा और कोई भी नहीं था। रात के 11 बज चुके थे। हमारी संसद शुरू हो चुकी थी। रमेश ने गोल टोपी पहन रखी थी, जैसा कि फिल्मों में हंटर लोग पहनते हैं। अधमरे हालत में वो दीवार से सिर लगाए हुए मेरे बेड पर पड़ा हुआ था और ऊपर चल रहे पंखे को निहार रहा था। हम लोग चारों ओर से उसको घेर के इस प्रकार से बैठे हुए थे मानो कोई मैयत के पास में बैठे हो। राजन ने उसे समझाते हुए कहा, देख, तूने वही किया जो तुझे करना चाहिए था। लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं। इस कॉलेज की लड़कियां माँ बाप को कुछ नहीं समझती तो तुझे क्या समझेंगी बेटा। मुझे राम कुमार ने उसके ब्रेकअप के बारे में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैंने बनते हुए पूछा, पर हुआ क्या। कैंडी इस बहस से एकदम निर्विकार भाव से अलग बैठा हुआ था और वो अमेज़न पर कुछ अपनी पसंदीदा साइट्स को देख रहा था। ये उसका नित्य का काम था। तभी उसने बीच में बोला, अबे छोड़ उसे, 6 दिन घुमाने के लिए काफ़ी होते हैं। हमारे जौनपुर में होती ना तो 2 दिन में ही उसको उसकी औकात दिखा देते। साजन पूरे जोश और गुस्से में लग रहा था। वो हर बात का फैसला गुस्से में ही करता था और तुरंत कर डालता था। मैंने एक अच्छा एडवाइज़र बनते हुए कहा कि विशाल, तुझे आराम से चलना चाहिए। ये लव मैटर है, जल्दबाजी इसमें ठीक नहीं होती है। तभी किसी ने पूछा, लव? साले, तुझे अभी से लव भी करने लग गया? राजन ने बहुत भौहें चढ़ाते हुए जोर से कहा, जो कि उसके स्वभाव का एक अंश था। सब रमेश की तरफ इस तरह से देखने लगे मानो उसने कोई बहुत बड़ा संविधान का नियम तोड़ दिया। राम कुमार
विकास के इस ब्रेकअप से बहुत खुश था। बोला, मैंने पहले ही बोला था कि इतनी जल्दी मत कर। कैंडी अपने बगल में रखे 3 अलग अलग बैंक एटीएम कार्ड को अपने पर्स में रखते हुए बोला। साजन ने उसकी बात पर सहमति जताई। तभी राजन का फोन बजने लगा। उसने सिगरेट को पैरों से रगड़ते हुए फोन उठाया। हेलो, हाँ भाई। क्या? अच्छा ठीक है, थैंक्स। उसने जल्दी से फोन रख दिया। सभी लोग उसकी तरफ आश्चर्यजनक नजरों से देखने लगे। वह बोला, अबे वार्डन राउंड पर निकला हुआ है, सब अपने अपने रूम में चलो। वो विशाल की ओर इशारा करते हुए वहां से निकल लिया। तुम क्या करोगे विशाल? मैंने साजन के जाने के बाद उससे पूछा। वो उछल कर बैठ गया। सनत, मुझे लगता है कि रुचि भी मुझे लाइक करने लगी है। आज जब लंच के समय क्लास खत्म हुई तो मैंने फिर उसको 4th फ्लोर से नीचे की तरफ उतरते हुए देखा। वही बंधे हुए बाल, गले में लहराता हुआ दुपट्टा। एक पल को तो मुझे लगा जैसे कोई आत्मा तो नहीं है जो हर बार न जाने कहाँ से आती है और कहाँ गायब हो जाती है। मैं उसे देखने के लिए दौड़ कर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वो मेन ब्लॉक से होकर के बाहर जाने लगी। आज तो मैं उससे मिल कर रहूँगा। मैंने दौड़ते हुए उसका पीछा किया। एक सी ड्रेस पहनने के कारण वहाँ पर सभी लड़कियाँ एक सी दिख रही थी, लेकिन तभी मुझे उसका लहराता हुआ दुपट्टा दिख गया। बस मुझसे चंद कदमों की दूरी पर ही वह अकेली हॉस्टल की तरफ चली जा रही थी। मैं उसके ठीक पीछे हल्के कदमों से उसका पीछा करने लगा। तभी पीछे से किसी ने आवाज़ दी, राशि। मैं ठिठक कर रुक गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो मेरी तरफ पलटने ही वाली थी कि मैंने दूसरी तरफ अपने घुटनों के पल बैठ गया और अपने जूते के फीते बांधने का नाटक करने लगा। व्हाट ए नेम! राशि, राशि, मैंने मन में कई बार दोहराया। न जाने क्यों वो नाम सुनकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छा गई। आखिर आज मुझे उस चेहरे का नाम पता ही चल गया और ये भी मालूम चल गया कि वो कोई आत्मा नहीं है। मैंने हर बार किसी न किसी मनुष्य को ही देखा है और मैंने भगवान शंकर का शुक्रिया अदा किया, जिनका आशीर्वाद लेकर के मैं अपने शहर से चलकर यहाँ आया था। ऐसा लगा कि उन्होंने मेरे लिए उस लड़की के रूप में अपने दूत को नंदी के रूप में भेजा है। थोड़ी देर बाद ही कैटरीना और वह एक सुंदरी दोनों हॉस्टल में चली गई। मेरे फ़ोन ने मुझे दिखाया कि मेरी रिकॉर्डिंग तैयार हो चुकी है। तो आज की कहानी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बताइएगा कि आज का अंक आपको कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे पहले के जितने भी एपिसोड हैं वो हमारे दीक्षित जी स्पीक्स वीडियो चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पन्ने पर जा कर के आप कभी भी सुन सकते हैं। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।